हेलो बच्चों, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल। नीट एग्जाम में लगातार यहाँ से सवाल आ रहे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे इवेंट्स यहाँ पर समझाए गए हैं। तो ध्यान से पूरी वीडियो को सुनिएगा ताकि कोई भी सवाल आपका गड़बड़ ना हो नीट एग्जाम में। मेंस्ट्रुअल साइकिल में पहली बात यह है कि कुछ साइक्लिक चेंजेस होते हैं ओवरी में और यूट्रस में, जिसके रिजल्ट में होती है ब्लीडिंग हर 28 से 29 दिन के बाद। तो ऐसा बोला जा सकता है कि द ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज 28 टू 29 डेज। हर 28-29 दिन के बाद ये ब्लीडिंग होती है। कितने दिन तक ब्लीडिंग होती है? 3 से 5 दिन तक ये ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग के दौरान होता क्या है कि जो एंडोमेट्रियम है उसकी अपर लाइनिंग टूटती है अलोंग विद इट ब्लड वेसल्स, और वो वेजाइना के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड पास हो जाती है, जिसको कि हम मेंस्ट्रुएशन या फिर ब्लीडिंग कहते हैं। क्या सिर्फ ह्यूमन फीमेल्स में ही ब्लीडिंग होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है? एनसीईआरटी ने इसको क्लियर किया कि द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स यानी कि मंकी, एप्स और ह्यूमन बीइंग, इन सब के अंदर मंकी, एप्स मतलब गोरिल्ला, चिंपैंजी, गिब्बन वगैरह, ह्यूमन बीइंग, इन सब की फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन कितना होता है? हर 28-29 दिन के बाद ब्लीडिंग होती है। कितने दिन तक ब्लीडिंग होती है? 3 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझने के लिए 4 फेज में डिवाइड किया जा सकता है। पहला फेज होता है ब्लीडिंग फेज, जिसमें कि ब्लीडिंग होती है। दूसरा होता है प्रोलिफरेटिव फेज, जिसको कि फॉलिकुलर फेज भी बोला जाता है। ये एस्ट्रोजन फेज, जो एंडोमेट्रियम टूटी थी ब्लीडिंग फेज के दौरान, वो एंडोमेट्रियम दोबारा से बनती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन। अब ये एस्ट्रोजन कहाँ से आता है? आपने ओवरी टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि हर महीने कुछ प्राइमरी फॉलिकल ग्रेफिन फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट होते हैं। जब प्राइमरी फॉलिकल से ग्रेफिन फॉलिकल बनता है तो उनके अंदर ग्रैनुलोसा सेल्स बढ़ते चले जाते हैं। इन ग्रैनुलोसा सेल्स का काम होता है डेवलपिंग oocyte को नरिशमेंट प्रोवाइड करना, और इसके अलावा एक हार्मोन निकालते हैं, इसका नाम है एस्ट्रोजन। वही एस्ट्रोजन रीजनरेशन या प्रोलिफरेशन एंडोमेट्रियम की कराएगा। इसलिए जो सेकंड फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, इसको प्रोलिफरेटिव फेज बोला जाता है, क्योंकि इस फेज में प्रोलिफरेशन होता है एंडोमेट्रियम का। किसकी वजह से? एस्ट्रोजन की वजह से। एस्ट्रोजन कहाँ से आता है? ये जो डेवलपिंग फॉलिकल से ये रिलीज करते हैं। इसका मतलब प्राइमरी फॉलिकल से जो ग्रेफिन फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल अकर्स ड्यूरिंग दिस प्रोलिफरेटिव फेज, इसलिए इसको फॉलिकुलर फेज भी बोला जाता है। और ये डेवलपमेंट ओवेरियन फॉलिकल का किसी वजह से होता है? एलएच एफएसएच की वजह से। एक आंसर लगाना है तो एफएसएच। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोलिफरेटिव फेज के दौरान एंटी पिट्यूटरी से जो गोनाडोट्रोपिन है एलएच एफएसएच, इनका लेवल भी धीरे धीरे बढ़ता होगा। एनसीईआरटी की लाइन है कि द लेवल ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स ग्रेजुअली इंक्रीजेस ड्यूरिंग द प्रोलिफरेटिव फेज। और फिर जब मिड ऑफ द साइकिल आ जाती है, उसी के आसपास एलएच हार्मोन का लेवल एकदम से बढ़ जाता है। उसकी वजह भी यही होती है कि जो डेवलपिंग फॉलिकल्स अपने अंदर से एस्ट्रोजन निकालते हैं, हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन जाके एंटी पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कर देता है, जिसकी वजह से हार्मोन निकलता है एलएच ज्यादा अमाउंट में, इसे एलएच सर्ज बोला जाता है। वही ग्रेफिन फॉलिकल को फोड़ देता है, सेकेंडरी oocyte निकल के बाहर आता है, इसको बोला जाता है ओवुलेशन। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ओवुलेशन कब होता है, तो आप बोलेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाई लेवल ऑफ एलएच। अगर हाई लेवल ऑफ एलएच नहीं दे रखा होगा तो हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन लगाना होगा। उसके बाद क्या होता है? ओवुलेशन होने के बाद जो रप्चर्ड ग्रेफिन फॉलिकल कॉर्पस लूटियम में चेंज हो जाता है। कॉर्पस लूटियम निकालने लगता है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन। वही प्रोजेस्टेरोन जो कि बहुत जरूरी है एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए फॉर इम्प्लांटेशन एंड अदर इवेंट्स ऑफ द प्रेगनेंसी। तो कॉर्पस लूटियम बनता ही इसलिए ताकि वो जो नॉर्मल वाली एंडोमेट्रियम जो कि प्रोलिफरेटिव फेज के दौरान बनी थी एस्ट्रोजन की वजह से, इसको थोड़ा सा और अच्छे से मोटा सा बना दे ताकि इम्प्लांटेशन में कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा वो यूट्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है फॉर द रिलीज ऑफ वाटरी म्यूकस, क्योंकि सिक्रीटरी एक्टिविटी यूट्राइन ग्लैंड की इम्प्लांटेशन के दौरान बढ़ी रहती है। लेकिन अगर किसी भी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है तो फिर वही एंडोमेट्रियम जो कि अच्छी खासी मोटी हुई थी प्रोजेस्टेरोन की वजह से, फिर वो टूट जाती है और फिर नेक्स्ट ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर 2-3-4 बातें और समझने की है कि जब एक लड़की मिनार्क यानी कि प्यूबर्टी में एंटर करती है तो उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है और वो मेनोपॉज तक चलती है। तो ये जो साइक्लिक चेंजेस हैं जो कि हर महीने हो रहे हैं फ्रॉम मेनार्क टू मेनोपॉज, इसको साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन बोला जाता है। एनसीईआरटी में ये वाली लाइन बताई भी गई है कि प्यूबर्टी से मेनोपॉज तक जो ये साइक्लिक चेंजेस हो रहे हैं, इनको हम साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन भी कह सकते हैं। आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि जब मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग होती है तो उसकी वजह क्या होती है? तो बहुत सिंपल सी वजह ये है कि फर्टिलाइजेशन ओवम का नहीं हुआ होगा, इसी वजह से एंडोमेट्रियम टूटती है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है कि अगर ब्लीडिंग नहीं होती है तो फिर उसकी वजह क्या होती है, तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ मेंसेस इज प्रेगनेंसी या फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। क्योंकि ओवम का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो प्रेगनेंसी का सीन बनेगा, तो फिर अगले 9 महीने तक ब्लीडिंग नहीं होती है। इसके अलावा और भी कुछ वजह हो सकती है, जैसे कि अगर फीमेल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, या उसकी पुअर हेल्थ है काफ़ी, जैसे कि हाईली एनीमिक कंडीशन है, तो ऐसे में भी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। देखते हैं एक बार एनसीईआरटी में किस तरीके से समझाया गया।
द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स यानी कि मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बीइंग, इस पर नीट में सवाल आ चुका है, इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। सवाल ऐसे पूछा गया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स इन, आपको आंसर लगाना था ऑल फीमेल प्राइमेट्स यानी मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बीइंग। द फर्स्ट menstruation begins at the puberty and is called menarche। ये सवाल भी नीट में आ चुका है कि द स्टार्टिंग ऑफ menstrual cycle at the age of puberty is known as menarche। In human females, menstruation repeated at an average interval of about 28 से 29 दिन। तो आप इसे याद कर लें, ड्यूरेशन menstrual cycle का कितना है, 28 से 29 दिन। एंड द साइकिल of events starting from one menstruation till the next one is called menstrual cycle। एक definition दी है menstrual cycle की कि the cycle of event starting from one menstruation till the next one, दो bleeding के बीच के जो cyclic events हैं इसको ही हम menstrual cycle बोलते हैं। One ovum is released, जिसको कि ovulation बोला जाता है, during the middle of each menstrual cycle। हर menstrual cycle के middle में, mid of the cycle यानी around 14 से ओवरी से सेकेंडरी ओसाइडी ओवम रिलीज होता है जिसको कि ओवुलेशन बोला जाता है। द मेजर इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन फिगर। इन्होंने यहाँ पर एक बड़ा शानदार सा डायग्राम दिया है एनसीईआरटी में, जिसमें इन्होंने हर चीज़ को अच्छे से समझाया है। जैसे पहली बात इन्होंने यहाँ बताई है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का 4 फेजेस होते हैं। पहला मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा है ये फॉलिक्यूलर फेज, तीसरा यहाँ पर होगा ओवुलेटरी फेज और चौथा है ये लूटियल फेज। मेंस्ट्रुएशन के दौरान क्या होता है कि एंडोमेट्रियम टूटती है और वो वजाइना के थ्रू फ्लूइड की शक्ल में पास हो जाती है। अगर सवाल आपसे पूछा जाता है कि वाई डज मेंस्ट्रुएशन अगर, तो आपको आंसर लगाना चाहिए ड्यू टू लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। हम आगे पढ़ेंगे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल कम क्यों हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ब्लीडिंग की वजह क्या होती है तो आप बोलेंगे ब्लीडिंग की एक सिंपल सी वजह यही है कि फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम डज नॉट अकर। अब क्या होता है कि इसके बाद अगला फेज शुरू होता है, 3 से 5 दिन तक ब्लीडिंग हुई, उसके बाद शुरू हो जाता है फॉलिक्यूलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। इसको फॉलिक्यूलर फेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस फेज के दौरान डेवलपमेंट होता है ओवरिन फॉलिकल्स का। ओवरिन फॉलिकल का डेवलपमेंट किसकी वजह से होता है, एंटी पिट्यूटरी से हार्मोन निकलते हैं एफएसएच और एलएच। तो एनसीईआरटी लिखती है प्रोलिफरेटिव फेज के दौरान द लेवल ऑफ गोनेट्रोपिन्स ग्रेजुअली इंक्रीजेस, और वो क्या कराएंगे, इट कॉजेज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवरिन फॉलिकल एंड सिक्रीशन ऑफ अ हार्मोन नेम्ड एस्ट्रोजन। और वही एस्ट्रोजन फिर क्या कराएगा, एंडोमेट्रियम जो कि ब्लीडिंग फेज के दौरान जस्ट अभी टूटी थी उसको दोबारा से बनवाएगा, जिसे बोला जाता है रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम या फिर प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। इस बीच क्या होगा कि जब मिड ऑफ द साइकिल आ जाएगी तो अचानक फीमेल की बॉडी में एलएच हार्मोन का लेवल बढ़ेगा, जिसे बोला जाता है एलएच सर्ज। वो इसलिए बढ़ेगा, एस्ट्रोजन जाके एंटी पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा। एलएच सर्ज क्या करेगा, ग्राफिन फॉलिकल को फोड़ देगा, सेकेंडरी oocyte का रिलीज होगा, इसे बोला जाता है ओवुलेशन। तो तीसरा फेज है ओवुलेटरी फेज, मिड ऑफ द साइकिल में होता है। आपसे पूछा जाता है कि ओवुलेशन किसकी वजह से होता है तो आप बोलेंगे हाई लेवल ऑफ एलएच। नहीं दे रखा है तो आंसर लगा देंगे हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। उसके बाद रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल चेंज हो जाता है कॉर्पस लूटियम में, कॉर्पस लूटियम बनता है लूटियल फेज के दौरान। इसको सिक्रेटरी फेज इसलिए बोलते हैं कि ये जो कॉर्पस लूटियम है इट सिक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन। ये प्रोजेस्टेरोन जाके सिक्रेटरी एक्टिविटी बढ़ा देता है यूट्राइन ग्लैंड की फॉर द रिलीज ऑफ वाटरी म्यूकस, और इसके अलावा एंडोमेट्रियम को और ज़्यादा मोटा कर देता है ताकि इम्प्लांटेशन आसानी से हो सके। तो इट मेंटेन्स द एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन। ये भी बड़ी शानदार लाइन है जो कि प्रोजेस्टेरोन की वजह से होता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फिर ये डिसाइड हो जाता है 24 से 25 दिन के तक इम्प्लांटेशन हो जाता है। मिड ऑफ द साइकिल में 14-15 दिन तक ओवुलेशन हो जाता है। तो अगर तभी फर्टिलाइजेशन भी हो जाएगा क्योंकि ओवम रिलीज होने के बाद 24 घंटे तक मैक्सिमम जिंदा रहता है। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फिर जाहिर सी बात है आगे फिर सीन आगे बढ़ेगा नहीं। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो 7 से 9 दिन में इम्प्लांटेशन हो जाता है। मान लीजिए कि अगर 15 डे पर भी ओवुलेशन हुआ तो 7 से 9 दिन यानी तकरीबन 24वें दिन तक इम्प्लांटेशन हो जाएगा। तो 24-25 दिन तक अगर इम्प्लांटेशन नहीं होता तो इसका मतलब बॉडी को समझ में आ जाता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो जो कॉर्पस लूटियम बना था वो डीजनरेट कर जाता है इनटू कॉर्पस एल्बाइकन, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होने लगता है और फिर एंडोमेट्रियम में क्रैक पड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है। देखते हैं एनसीईआरटी में क्या बताया गया है। द साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल फेज। पहला फेज द मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर एंड इट लास्ट फॉर अबाउट 3 से 5 दिन। तो एनसीईआरटी में सिखाया गया बच्चे को कि आपको ये याद कर लेना है कि ब्लीडिंग 3 से 5 दिन होती है। द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड इट ब्लड वेसल फॉर्म्स अ लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू द वेजाइना। बात हमारी ये हो चुकी है। मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। कई बार नीट में सवाल आ चुका है कि व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन अकर, तो आपको आंसर लगाना व्हेन फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर व्हेन द रिलीज्ड ओवम डज नॉट गेट फर्टिलाइज्ड। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। अगर ब्लीडिंग नहीं होती है तो इसका इंडिकेशन हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल कह सकते हैं कि हो सकता है प्रेगनेंसी हो।
इसके अलावा कुछ और रीजंस भी हैं, देयर आल्सो बी इट मे आल्सो बी कॉज ड्यू टू सम अदर अंडरलाइंग कॉज लाइक द स्ट्रेस एंड पुअर हेल्थ। हो सकता है नीट एग्जाम में सवाल पूछ ले कि अगर स्ट्रेस है, पुअर हेल्थ है, इसमें भी एब्सेंस ऑफ मेंसेस देखा जा सकता है। द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज। इसको फॉलिकुलर फेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट होता है ओवरिन फॉलिकल्स का। तो आपको फॉलिकल के डेवलपमेंट के लिए पता होना चाहिए कौन कौन से हार्मोन चाहिए होते हैं। एलएच, एफएसएच यानी गोनाडोट्रोपिन्स, यानी फॉलिकुलर फेज में ही ग्रो ओवर ये जो पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं एलएच, एफएसएच, गोनाडोट्रोपिन, इनका लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, ग्रेजुअली इंक्रीजेस। During this phase, the primary follicle in the ovary grows to become the fully mature Graafian follicle, and simultaneously the endometrium of the uterus regenerate through proliferation. तो दोनों चीजें हो रही हैं, ओवरी के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है ओवरिन फॉलिकल्स का, और यूट्रस के अंदर प्रोलिफरेशन हो रहा है, रीजनरेशन एंडोमेट्रियम का। These changes in the ovary and the uterus are induced by changes in the levels of the pituitary and the ovarian hormone. पिट्यूटरी और ओवरिन हार्मोन की वजह से हो रहा है। पिट्यूटरी हार्मोन एलएचएफएस है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ओवरिन फॉलिकल करा रहे हैं, और फिर ओवरिन हार्मोन कहने से मतलब वहां पर एस्ट्रोजन है जो कि प्रोलिफरेशन एंडोमेट्रियम का करा रहा है। द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स एलएच एंड एफएसएच इंक्रीजेस ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। बोलना है कि एलएच एफएसएच का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज। एनसीईआरटी की लाइन में सवाल पूछा जा सकता है। एंड साइमल्टेनियस फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज द सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स। उससे क्या होगा, एलएचएफएस का लेवल बढ़ेगा तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा ओवरिन फॉलिकल का, और इसके अलावा एक हार्मोन भी निकलेगा एस्ट्रोजन जो कि रीजनरेशन प्रोलिफरेशन कराएगा एंडोमेट्रियम का। बोथ एलएच एंड एफएसएच अटेन्स अ पीक लेवल इन द मिड ऑफ द साइकिल। मिड ऑफ द साइकिल वहाँ डायग्राम में दिखाया भी था, एलएचएफएस का लेवल बढ़ जाता है, ज्यादा ऊंचा वाला पीक एलएच का था, ये भी आप याद रखेंगे। About 14 there. Rapid secretion of the LH leading to its maximum level during the mid of the cycle called LH surge. जब high secretion LH का होता है अचानक, इसे बोला जाता है LH surge, induces rupture of the Graafian follicle. इसकी वजह से Graafian follicle फूट जाता है, and thereby the release of ovum occurs. ovum मतलब कि secondary oocyte का release हो जाता है, इसको ovulation बोला जाता है। The ovulation ovulatory phase followed by the luteal phase. ovulatory phase के बाद आता है फिर luteal phase, during which the remaining parts of the Graafian follicle transformed into corpus luteum. उस फेज के दौरान जो रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल है वो चेंज हो जाता है कॉर्पस लूटियम में। द कॉर्पस लूटियम सिक्रीट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन व्हिच इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। कई बार ये लाइन नीट में आ चुकी है। द कॉर्पस लूटियम सिक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन व्हिच इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम। इसलिए सिक्रीटरी फेज के दौरान, लूटियर फेज के दौरान एंडोमेट्रियम की थिकनेस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लाइन आप याद रखिएगा। सच एन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम एंड अदर इवेंट्स ऑफ द प्रेगनेंसी। तो ये एंडोमेट्रियम जरूरी है इम्प्लांटेशन के लिए और दूसरे इवेंट जो प्रेगनेंसी के दौरान चल रहे हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन। तो बताया प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग वगैरह नहीं होती है। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस लूटियम डीजनरेट। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो यही कॉर्पस लूटियम फिर डीजनरेट कर जाएगा। दिस कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन, जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन होगा एंडोमेट्रियम का और फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, मार्किंग अ न्यू साइकिल। इन ह्यूमन बीइंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स। इंसानों में मेंस्ट्रुअल साइकिल 50 साल की उम्र पर तकरीबन रुक जाती है, जिसे बोला जाता है मेनोपॉज। आगे की लाइन नीट में आ चुकी है। द साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड इट एक्सटेंड बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज। ये जो मंथली ब्लीडिंग हो रही है, हर लगातार हो रही, तो लफ्ज आ जाता है साइकिल। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड इट लाइज बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज। इधर साइड में जो बॉक्स दे रखा है, इससे एक लाइन ये काम की है थोड़ी सी। चेंज सैनिटरी नैपकिन्स और होममेड पेड्स आफ्टर एवरी 4 to 5 आवर एज पर द रिक्वायरमेंट। एनसीईआरटी की लाइन हो सकता है कि वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ ले कि जो ब्लीडिंग के दौरान सैनिटरी पैड्स हैं या होममेड नैपकिन्स वगैरह हैं, ये सब चेंज किए जाते हैं 4 से 5 घंटे में, डिपेंडिंग अपॉन द नीड। ज़्यादा ब्लीडिंग है तो जल्दी चेंज करने होते हैं, नहीं कम ब्लीडिंग है तो बहुत जल्दी चेंज नहीं करने। तो 4 से 5 का एक नंबर है आफ्टर एवरी 4 to 5 आवर, ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। अब अगर इजैकुलेशन के बाद जो स्पर्म रिलीज होते हैं, हमारी बात हुई थी कि वो वेजाइना में जाएंगे, उसके बाद फिर वो सर्विक्स होते हुए यूट्रस में जाएंगे, फिर आधे से फैलोपियन ट्यूब और आधे इधर फैलोपियन ट्यूब में 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं और फाइनली एम्पोलर रीजन तक 300 से 500 स्पर्म पहुंच जाते हैं। हर स्पर्म की कोशिश होती है कि वो अंदर एंटर कर जाए, लेकिन कुदरत का भी ये निज़ाम है कि एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करे ओवम के साथ, एक से ज़्यादा स्पर्म की एंट्री ना हो, यानी कि वो नहीं चाहता कि पॉलीस्पर्मी हो।
नेचर नहीं चाहता पॉलीस्पर्मी कि बच्चा एबनॉर्मल हो जाएगा, मोनोस्पर्मी, इसलिए जैसे ही एक स्पर्म अंदर एंटर करता है फौरन जो सेकेंड यूसाइड की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें कुछ चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से फर्दर और स्पर्म अंदर एंटर नहीं कर पाते हैं। स्पर्म के अंदर एंट्री कैसे होती होगी? वैसे तो आपने पढ़ा था स्पर्म के डायग्राम में कि ये जो स्पर्म का हेड है उसमें आगे कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक्रोसोम, वो अपने अंदर से कुछ केमिकल निकालता है जिसको हम स्पर्मलाइजिन या एक्रोजिन बोलते हैं। तो फिर वो इधर हाइलुरोनिक एसिड को, कोरोन रेडिएटर को, ज़ोना पैलिसाइड को काटता होगा जिसकी वजह से एक स्पर्म अंदर जाकर एंटर कर जाता होगा। फिर स्पर्म का न्यूक्लियस ओवम का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करता है और डिप्लॉइड ज़ायगोट बन जाता है। स्पर्म हैप्लॉइड है, उसमें है 23 क्रोमोसोम, ओवम भी हैप्लॉइड है, सेकेंड यूसाइड का न्यूक्लियस उसमें भी है 23 क्रोमोसोम, दोनों मिलकर 46 क्रोमोसोम का ज़ायगोट बनाते होंगे जो कि डिप्लॉइड होता होगा। देखते हैं एनसीईआरटी में क्या समझाया गया। ड्यूरिंग कॉपुलेशन या क्वाइटस सीमेन इज रिलीज बाय द पीनस इनटू द वजाइना, जिसको कि हम इंसेमिनेशन कहते हैं। द ट्रांसफर ऑफ सीमेन टू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज नोन एज इंसेमिनेशन। The motile sperms swim rapidly, pass through the cervix, enter into the uterus and finally reach the ampullary region of the fallopian tube. फाइनली एम्पुलर रीजन में पहुंच जाते हैं। अच्छा, ओवुलेशन होने के बाद ओवम की लाइफ 12-24 घंटे होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी में बड़ी प्यारी सी एक लाइन लिखी हुई है कि फर्टिलाइजेशन तभी होता है जबकि स्पर्म ओवम रीच करते हैं, पहुंचते हैं एम्पुलर रीजन में साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली कहने का मतलब है जिस दौरान ओवुलेशन हो उसी दौरान ही स्पर्म पहुंच जाए, क्योंकि ओवम की तो लाइफ बहुत थोड़ी सी है, 12-24 घंटे। स्पर्म तो खैर फीमेल की बॉडी में एंटर करने के बाद 48 से 72 घंटे, 2 से 3 दिन तक जिंदा रहते हैं। तो ये एक बड़ी वजह है कि अगर साइमल्टेनियसली पहुंचेंगे तब फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी के चांसेस हैं। इसी वजह से सारे सेक्सुअल इंटरकोर्स पर प्रेगनेंसी नहीं होती है। The ovum released by the ovary is also transported to the ampulla region where the fertilization takes place। आप ये बात जानते हैं, फर्टिलाइजेशन एम्पुला के अंदर होता है। एक बड़ी प्यारी सी लाइन एनसीईआरटी में लिखी है, फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड द स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड simultaneously to the ampulla region, simultaneously to the ampulla region। This is the reason why not all copulation lead to fertilization and pregnancy। याद रखेंगे जरा इस बात को। The process of the fusion of the sperm with an ovum is called fertilization। During fertilization, a sperm comes in contact with the zona pallida layer of the ovum and induces changes in the membrane that blocks the entry of additional sperm। असल में जब एक स्पर्म एंटर कर जाता है तो डीपोलराइजेशन हो जाता है उस साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसकी वजह से फिर और फर्दर स्पर्म एंटर नहीं कर पाते, यानी पॉलीस्पर्मी नहीं होती। ये सारी चीज़ इसलिए हो रही ताकि बस मोनोस्पर्मी रहे, एक ही स्पर्म अंदर पहुंचे, दूसरे इसके पीछे और दूसरे स्पर्म ना पहुंच जाए। Thus, it ensures that only one sperm can fertilize the ovum। The secretion of the acrosome helps the sperm enter into the cytoplasm of the ovum through the zona pallida and plasma membrane। This induces the completion of the meiotic division of the secondary oocyte। oogenesis बात हुई थी कि सेकेंडरी oocyte रिलीज होने के बाद मियोसिस में एंटर कर जाता है, लेकिन मियोसिस अटक जाती है मेटाफेज सेकंड में, और मियोसिस सेकंड गेट्स कंप्लीटेड आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो जैसे ही स्पर्म एंटर करेगा मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाएगी और फिर बन जाएगा ओवम या ooted और सेकंड पोलर बॉडी रिलीज हो जाएगी। Division of the second oocyte। The second division is also an equivalent result in the formation of the second polar body and the haploid ovum या ooted। ठीक है, तो soon the haploid nucleus, the sperm and the ovum fuse together to form the diploid zygote। और फिर थोड़े समय के बाद दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज करके डिप्लॉइड ज़ायगोट बना देते हैं। हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी देयर इन द ज़ायगोट? 23 स्पर्म में थे, 23 ओवम में थे, तो ज़ायगोट में होते होंगे 46 क्रोमोसोम। यहाँ तक बात समझ में आ गई? आगे देखते हैं। थोड़ा सा उन्होंने फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है उस दौरान स्पर्म वो आपस में फ्यूज करते हैं। अब ओवम तो एक्स क्रोमोसोम वाले ही होते हैं। स्पर्म दो टाइप के होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में, आपने देखा था एक्स क्रोमोसोम वाले भी स्पर्म होते हैं, वाई क्रोमोसोम वाले भी स्पर्म होते हैं। अब अगर एक एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म ओवम यानी सेकेंडरी oocyte बाइंड कर जाता है तो ज़ायगोट बनेगा XX यानी डेवलपिंग बेबी एक लड़की होगी। और एक ऐसा स्पर्म जिसमें कि वाई क्रोमोसोम है वो ओवम के साथ फ्यूज कर जाता है तो ज़ायगोट बनेगा XY का यानी डेवलपिंग बेबी एक लड़का होगा। तो उन्होंने कहा कि साइंटिफिकली इट इज करेक्ट टू से दैट द सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय द फादर एंड नॉट बाय द मदर। साइंटिफिकली ये कहना बिल्कुल सही होगा कि जो बच्चे का सेक्स है वो फादर डिटरमाइन होता है एंड नॉट बाय द मदर। वैसे इन्होंने ये वाली बात यहाँ पर इसलिए लिखी है क्योंकि हिंदुस्तान में जहालत ज़्यादा है। अगर किसी एक घर में लगातार 3-4 लड़कियाँ पैदा हो जाती हैं तो उस घर में घर के बड़े लोग जो कि थोड़ा सा कम पढ़े लिखे होते हैं वो ब्लेम करने लगते हैं घर की बहू को, दुल्हन को, कि तुम्हारी वजह लड़की पैदा हो रही। तो यहाँ पर ये बात लिखने का मकसद सिर्फ ये है कि ये बात समझ में आए कि अगर लड़कियां लगातार पैदा हो रही है तो उसमें उनके लड़के का दोष है, ना कि लड़की का। हालांकि अगर देखा जाए तो लड़के को भी नहीं पता होता कि उसका एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म फ्यूज करेगा या वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म फ्यूज करेगा। तो मतलब कहने का ये है कि वैसे तो ये अल्लाह ताला ही डिसाइड करते होंगे, ऊपर वाले डिसाइड करता है कि शादी के बाद औलाद भी होगी या नहीं होगी, लड़का लड़की होना तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए अगर लगातार लड़कियां पैदा हो रही हैं तो इसमें लड़की को, घर की दुल्हन को ब्लेम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, बिल्कुल जाहिलाना हरकत है। क्योंकि ये तो डिसाइड होगा उससे कि कौन सा गैमीट फ्यूज कर रहा है, एक्स वाला स्पर्म फ्यूज कर रहा है या वाई वाला स्पर्म फ्यूज कर रहा है, उसी से बच्चे का
सेक्स डिसाइड होता है। वैसे कब डिसाइड हो जाता होगा, जब फ्यूजन होता होगा तभी। यानी सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। हालांकि पता चल पाएगा कम से कम 3 महीने के बाद, क्योंकि उधर लास्ट में आप पढ़ेंगे कि मेजर ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं वो 3 महीने बन जाते हैं। तो अगर 3 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड किया जाए तो किडनी के पास टेस्टिस की शेडो नजर आने लगती है। तो इससे समझ में आ जाता है कि डेवलपिंग बेबी एक लड़का होगा। लेकिन रेडियोलॉजिस्ट बताते नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में जहालत इतनी ज़्यादा है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान पता चल जाए तो बहुत सारे लोग तो फिर अबॉर्शन के लिए फिर तैयारियां शुरू कर देंगे, क्योंकि डेवलपिंग बेबी एक लड़की है तो इसको मार देना चाहिए। इसलिए बिल्कुल साफ साफ लिखा रहता है जहाँ यूएसजी किया जाता है कि हमारे यहाँ पर बच्चे का सेक्स नहीं बताया जाता है। और बाकायदा इसके लिए काफ़ी लीगल प्रोसीजर्स भी हैं। अगर कोई यूएसजी करके बता भी देते हैं तो उनको फिर सख्त सज़ा दी जाती है और काफ़ी सारा फाइन भी उनके ऊपर होता है। वन हैज़ टू रिमेंबर दैट द सेक्स ऑफ द बेबी हैज़ बीन डिसाइडेड एट दिस स्टेज इटसेल्फ, मतलब मैंने इसको करेक्ट किया, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन टॉपिक चला था उसके लिए लिखा था उन्होंने। Let us see how, as you know, that the chromosome pattern the human female is XX or male is XY. Therefore, all the haploid gametes ovum produced by the female have sex chromosome X, है ना? Whereas in male gamete sperm the sex chromosome could either be X or Y, ठीक है? Hence 50% of the sperm carry the X chromosome while the other 50% carry the Y chromosome. बहुत normal सी बात चल रही 10th class वाली। After fusion of the male and female gamete, the zygote would carry either XX or XY depending on whether the sperm carries the X or the Y fertilize the ovum, ठीक है? The zygote carrying XX would develop into a female baby and XY would develop into a male. तो ये डिपेंड करेगा कि स्पर्म कौन सा वाला आ रहा है, X वाला या Y वाला, है ना? That is why scientifically it is correct to say that the sex of the baby is determined by the father and not by the mother, है ना? ये वाली लाइन भी पूछी जा सकती है नीट एग्जाम। फिर उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा माइटोटिक डिवीजन के बारे में एक्सप्लेन किया है कि असल में जैसे कि यहाँ इन्होंने दिखाया है कि इधर सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हुआ और इधर एम्पुलर रीजन में इसमें स्पर्म की एंट्री हो गई और डिप्लॉयड ज़ायगोट बन गया। डिप्लॉयड ज़ायगोट बनने के बाद जैसे एम्पुला के बाद अगला पार्ट है इस्थमस, तो वो जो डिप्लॉयड ज़ायगोट इस्थमस तक पहुंचता है तो माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं क्लीवेज। और वो ज़ायगोट छोटे सेल्स में डिवाइड हो जाता है जिन्हें बोला जाता है ब्लास्टोमियर। पहले 2 सेल स्टेज बनेगी, फिर 4 सेल स्टेज, फिर 8 सेल स्टेज, फिर 16 सेल स्टेज। यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में ही 16 सेल स्टेज तक बन जाती है। 8 से 16 सेल स्टेज का ये जो ब्लास्टोमियर वाला गोला होता है छोटा सा अंदर, ये कहलाता है मरूला। तो ये सवाल नीट एग्जाम में पूछा जाता है। 8 to 16 सेल स्टेज ऑफ ब्लास्टोमियर इज नोन एज द मरूला। उसके बाद ये मरूला यूट्रस में उतर आता है। यूट्रस के अंदर ऑलरेडी यूट्राइन ग्लैंड्स की सिक्रेटरी एक्टिविटी बढ़ी रहती है, तो उस मरूला के अंदर फ्लूइड एंटर कर जाता है। फ्लूइड अंदर एंटर करने की वजह से मॉलिक्यूल में इसमें बन जाती है छोटी सी कैविटी ब्लास्टोसील, और फिर पूरे स्ट्रक्चर को बोला था ब्लास्टोसिस्ट। वही ब्लास्टोसिस्ट फिर एंडोमेट्रियम में आगे चिपक जाता है और अंदर धस जाता है, इसे बोला जाता है इम्प्लांटेशन, और फिर प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। तो आपको याद ये करना था कि इधर जैसे ही ओवरी से ओवम रिलीज हुआ और वो एम्पुला तक पहुंचा सेकेंडरी ओसाइट, तो उसमें स्पर्म की एंट्री होगी, फर्टिलाइजेशन होता है एम्पुला में, और फिर वो बन जाता है जाइगोट। और जाइगोट जब इस्थमस वाले पार्ट में पहुंचेगा, फैलोपियन ट्यूब अगला पार्ट है, तो उसमें माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होंगे और छोटे सेल्स बन जाएंगे ब्लास्टोमियर। इस प्रोसेस को बोला जाता है क्लीवेज। फिर क्या होता है, ब्लास्टोमियर लगातार बढ़ते चले जाते हैं और ये बढ़ते चले जाते हैं। 8 to 16 सेल स्टेज होती है, कहलाती है मॉरूला। फिर वो यूट्रस में उतर आता है। यूट्रस में उतर आता है, उसमें फ्लूइड की एंट्री होने के बाद बन जाता है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद जो अंदर ब्लास्टोमियर थे ढेर सारे, वो 2 लेयर में अरेंज हो जाते हैं। एक बाहर की साइड आ जाती है लेयर, वो कहलाती है आउटर सेल मास या ट्रोफोब्लास्ट, और बाकी के सेल्स अंदर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, वो कहलाते हैं इनर सेल मास। यानी मैं बताना ही चाह रहा था आपको कि ये मान लीजिए कि ब्लास्टोसिस्ट था, तो इनमें जो सेल्स थे वो एक तो बाहर की साइड एक लेयर बन जाती, ये कहलाता है आउटर सेल मास, और एक अंदर पूरा सेल्स का गुच्छा बन जाता है जो कहलाता है इनर सेल मास। यही इनर सेल मास आगे जाके पूरे एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। और जो आउटर सेल मास है उससे बच्चे के चारों तरफ कई सारे लेयर बनती है, जैसे एमनियन है, कोरियन है, एलेंटोइस है, यॉक्सैक है। यही कोरियन फिर बाद में प्लेसेंटा में कन्वर्ट हो जाती है। अंदर जो ये कैविटी बनी ये कहलाती है ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील और पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है ब्लास्टोसिस्ट। ये सवाल भी नीट एग्जाम में पूछा जाता है, इम्प्लांटेशन किसका होता है, तो आप बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट का। ये जो आउटर सेल मास था वो बच्चे के चारों तरफ लेयर्स बनाता है, एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, और जो अंदर इनर सेल मास है उसी से पूरा का पूरा बेबी बन जाता है। देखते हैं एनसीईआरटी में क्या बताएगा। द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स as the zygote moves through the isthmus of the oviduct called the cleavage. माइटोटिक स्टार्ट हो जाते हैं जैसे ही वो जाइगोट isthmus से मूव करता है ऑफ द ओविडक्ट। इस प्रोसेस को बोला जाता है क्लीवेज, यानी द स्प्लिटिंग ऑफ द जाइगोट इनटू स्मॉलर सेल्स, दैट इज ब्लास्टोमियर, इज नोन एज क्लीवेज टुवर्ड द यूट्रस एंड फॉर्म्स द 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स कॉल्ड द ब्लास्टोमियर। इन सेल्स को बोला जाता है ब्लास्टोमियर। द एम्ब्रियो ऑफ 8 to 16 ब्लास्टोमियर इज नोन एज मॉरूला। क्या कहलाता है, मॉरूला। इन्होंने इस डायग्राम में देखिए यहाँ दिखा भी रखा है
डायग्राम में दिखा रखा है मोरुला, और इधर देखिए इन्होंने दिखा दिया ब्लास्टोसिस्ट, ये आउटर सेल मास दिखा रखा है, और ये इन्होंने इनर सेल मास दिखा रखा है, और ये कैविटी दिखा रखी है ब्लास्टोसील। सवाल नीट में पूछा भी जा चुका है कि ये जो मोरुला है ये ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट कैसे अलग होता है। तो आप बोलेंगे कि जो ब्लास्टुला है इसके अंदर कैविटी प्रेजेंट है, और जो मोरुला है इसके अंदर कैविटी नहीं होती। आगे लिखा हुआ है कि द मोरुला कंटिन्यूज टू डिवाइड ट्रांसफॉर्म इनटू द ब्लास्टोसिस्ट as it moves further into the uterus. The blastome within the blastocysts are arranged into outer layer called the trophoblast, and the inner group of the cells attached to the trophoblast called the inner cell mass. ठीक है, the trophoblast layer then gets attached to the endometrium and inner cell mass gets differentiated into the embryo. तो एनसीईआरटी की लाइन सवाल पूछ सकता है कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किससे होता है, आप बोलेंगे इनर सेल मास। आफ्टर द अटैचमेंट द यूट्राइन सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट, वो पूरा ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेते हैं, मतलब इम्प्लांटेशन जो होगा तो पूरा का पूरा ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम में समा जाता है, इसलिए इसको इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन बोले जाते हैं। The uterine cell divide rapidly and cover the blastocyst. As a result, the blastocyst becomes embedded in the endometrium of the uterus. This is called the implantation and it leads to pregnancy. आई होप को आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन समझ में आई होगी। अगर कोई भी लाइन ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। मेरी एक कोशिश रहेगी कि एनसीईआरटी की एक भी ऐसी लाइन ना हो जो कि बच्चे को समझ में ना आई हो। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।